हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। आज है डे 148 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन इज़ अ फंक्शन ऑफ। तो बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट एंड लोकोमोशन एक इसका फंक्शन होता है। इट इज़ द फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू। इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। हमारी बॉडी में बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू। एंड इन सभी टिश्यूज़ का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस जो है वो रहता है। टिश्यूज़ क्या होते हैं? जो आपके सेल्स रहते हैं, ठीक है, सेल्स, मल्टीपल सेल्स जो हैं वो ज्वाइन होकर के आपके टिश्यूज़ की फॉर्मेशन करते हैं। जो भी सिमिलर टाइप के सेल्स हैं वो आपके ज्वाइन करते हैं एंड एक टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं। अब इसमें जो आपका एपिथेलियल टिश्यू रहता है, एपिथेलियल टिश्यू आपका प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन के लिए, सिक्रीशन के लिए, ठीक है, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, अब्जॉर्प्शन, ठीक है, अब्जॉर्प्शन इसका रोल रहता है। देन आपका एक्सक्रीशन इसका रोल रहता है, ठीक है, एक्सक्रीशन फंक्शन ये परफॉर्म करता है। देन रिप्रोडक्शन। तो ये डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो आपके किसके रहते हैं? एपिथेलियल टिश्यू के। देन बात करूँ कनेक्टिव टिश्यू की, कनेक्टिव टिश्यू जो है वो आपका अटैचमेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, अटैचमेंट। देन ये हमारी बॉडी में सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, ये डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो आपके कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू होते हैं। देन बात करूँ नर्वस टिश्यू की, नर्वस टिश्यू जो है वो हमारी बॉडी में जो भी नर्व इम्पल्स कंडक्शन होती है, नर्व इम्पल्स कंडक्शन, ठीक है, नर्व इम्पल्स कंडक्शन को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। क्या करता है? नर्व इम्पल्स कंडक्शन को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम किसका रहता है? नर्वस टिश्यू का। ये 4 आपके मेन टाइप्स के टिश्यूज रहते हैं। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजीज़ कंडीशन ऑफ हाइपोयूरिसेमिया इज़ एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ। हाइपोयूरिसेमिया कंडीशन जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? ठीक है, इट इज़ एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ ज़ैंथिन ऑक्सीडेज। इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ये आपका हाइपोयूरिसेमिया जो है, इट इज़ बेसिकली रेयर जेनेटिक डिफेक्ट। ये काफ़ी रेयर जेनेटिक डिफेक्ट है जो कि ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम की वजह से होता है एंड इसकी वजह से ज़ैंथिन एंड हाइपोक्सेंथिन की एक्सक्रीशन जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। यहीं पे बात करूँ प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज की, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी जो है, इट इज़ एसोसिएटेड विद द इम्पेयरमेंट ऑफ टी सेल फंक्शन। जो टी सेल फंक्शन रहता है उसमें इम्पेयरमेंट के साथ एसोसिएटेड है आपका प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। लेकिन इसका बी सेल के ऊपर कोई भी, ठीक है, बी सेल फंक्शन के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट जो है वो इसका नहीं रहता है। देन बात करूँ ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो है, इट इज़ साइन ऑफ टाइप 1 ग्लाइकोजन डिजीज़। आपका टाइप 1 ग्लाइकोजन डिजीज़ जो रहता है, जिसे वॉन गायर्क डिजीज़ भी कहा जाता है, वॉन गायर्क डिजीज़, ठीक है, इसे कहा जाता है। एंड इसी में आपका जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम रिक्वायर्ड रहता है जो कि इसमें डेफिशिएंट होता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की यूटिलाइजेशन जो है वो आपकी एचएमपी शंट पाथवे में, ठीक है, एचएमपी शंट पाथवे क्या होता है? हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे। उसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की यूटिलाइजेशन जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन हो जाती है एंड ओवर प्रोडक्शन की वजह से आपका वॉन गायर्क डिजीज़ जो है वो होता है।
देन बात करूँ डाईहाइड्रोपिरिमिडिन डिहाइड्रोजिनेस की, सो ये आपका काफ़ी रेयर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली पिरिमिडिन, इट इज़ पिरिमिडिन डिग्रेडेशन, सो ये आपका पिरिमिडिन डिग्रेडेशन पाथवे का एक रेयर ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, जो कि आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कॉज करता है एंड मोटर रिटार्डेशन एंड सीजर जैसे चीज़ें भी इसमें देखने को मिलती हैं। देन चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द होल्जर नेल्सन मेथड यूटिलाइज। होल्जर नेल्सन मेथड जो है वो किस कंडीशन में यूटिलाइज होता है? तो होल्जर नेल्सन मेथड जो है ये क्या रहता है? तो इट इज़ बेसिकली एक ये आपकी फ़र्स्ट एड टेक्निक है। इट इज़ अ फर्स्ट एड टेक्निक जो कि आपकी यूज़ की जाती है टू क्लियर एयरवेज, ठीक है। जो आपके एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शंस रहती हैं, ठीक है, उनको क्लियर करने के लिए ये आपकी फ़र्स्ट एड टेक्निक होती है। या फिर कोई आपका चोकिंग विक्टिम है जो चॉक हो गया है, तो उस केस में भी आपकी ये फ़र्स्ट एड टेक्निक रहती है। तो इसमें अगर मैं बात करूं एस्फेक्सिया की, तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है, क्योंकि एस्फेक्सिया कंडीशन जो है उसमें आपका होल्जर नेल्सन मेथड जो है वो यूटिलाइज होता है। अब ये कंडीशन होती क्या है? तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई, ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो आपकी डेफिसिट हो जाती है, ठीक है, डेफिसिट हो जाती है किसी पर्सन में, जिसकी वजह से अब नॉर्मल ब्रीदिंग होती है। तो इसी केस में आपका होल्जर नेल्सन मेथड यूटिलाइज होता है। देन बात करूँ एनोरेक्सिया की, सो एनोरेक्सिया जो है ये बेसिकली एक ईटिंग डिसऑर्डर है। इट इज़ सिंपली अ ईटिंग डिसऑर्डर जिसमें आपको फूड रेस्ट्रिक्शंस, बॉडी इमेज डिस्टर्बेंसेस एंड वेट गेन का जो डर है वो आपका देखने को मिलता है इसमें। ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो इसमें देखने को मिलते हैं। देन बात करूँ डिस्प्लाज़िया की, तो डिस्प्लाज़िया टर्म जो है वो यूज़ की जाती है अब नॉर्मल सेल्स की प्रेजेंस के लिए, ठीक है। अब नॉर्मल सेल्स की प्रेजेंस के लिए आपकी डिस्प्लाज़िया जो है वो टर्म यूज़ की जाती है, जो कि आपके टिश्यू या फिर ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। देन बात करूँ हाइपरेमिया की, तो हाइपरेमिया जो है वो तब अक्कर करता है जब एक्सेस ब्लड जो है वो बिल्डअप करता है इनसाइड द वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। आपके वेस्कुलर सिस्टम में जब एक्सेस ब्लड जो है वो बिल्डअप होता है, तो उस केस में उस कंडीशन को कहा जाता है हाइपरेमिया। तो ये आपकी डिफरेंट कंडीशंस हैं, इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्फरिन सोडियम इज अ डैश मेड अप ऑफ वाटर, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड सोडियम वार्फरिन। तो वार्फरिन सोडियम क्या है? तो वार्फरिन सोडियम जो है वो आपका क्लेथरेट है। सो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। एंड वार्फरिन सोडियम जो है वो आपका बेसिकली किस किस से बना होता है? तो ये आपका वाटर से, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से एंड सोडियम वार्फरिन से ये आपका मिलकर के बना होता है। एंड ये आपका एक वाइट क्रिस्टलाइन, इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ठीक है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर ये आपका रहता है, ठीक है। सो क्लेथरेट जो है वो क्रिस्टलाइज होता है इन द फॉर्म ऑफ केज लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। केज लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में ये आपका रहता है एंड जिसमें जो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड है वो आपका एंट्रैप होता है। जो भी कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड है वो उसमें केज लाइक स्ट्रक्चर में एंट्रैप रहता है। तो ये बेसिकली आपके क्लेथरेट्स होते हैं एंड इनकी कंपोजिशन आपको बेसिकली याद रखनी है, वाटर, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड सोडियम वार्फरिन। एंड इन्हें क्या कहा जाता है? सो दे आर नोन एज क्लेथरेट्स। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्लोर यूरिक इज अ टाइप ऑफ, तो एकोल यूरिक है, ठीक है, इट इज़ एकोल यूरिक, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ, तो एकोल यूरिक आपका हेमोलाइटिक जॉन्डिस का टाइप है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो बेसिकली आपके 3 डिफरेंट टाइप्स के जॉन्डिसेस रहते हैं, ठीक है। एक आपका रहता है हेमोलाइटिक जॉन्डिस, दूसरा आपका रहता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ठीक है, एंड तीसरा आपका रहता है हिपैटिक जॉन्डिस, ठीक है, तीसरा आपका रहता है हिपैटिक जॉन्डिस। अब सबसे पहले हेमोलाइटिक जॉन्डिस की बात करूँ, तो हेमोलाइटिक जॉन्डिस को प्री हिपैटिक जॉन्डिस भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्री हिपैटिक जॉन्डिस। एंड इसमें आपका अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है, ठीक है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है
वो आपका इंक्रीज़ हो जाता है किसमें, हेमोलाइटिक जॉन्डिस यानी प्री हिपैटिक जॉन्डिस में। देन बात करूँ सेकेंड टाइप की, दैट इज़ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को पोस्ट हिपैटिक, ठीक है, पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस भी कहा जाता है। एंड इस पर्टिकुलर जॉन्डिस में आपका जो कंजुगेटेड बिलीरुबिन होता है, कंजुगेटेड बिलीरुबिन, उसका लेवल जो है वो बढ़ जाता है किसमें, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में यानी कि पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस में। थर्ड टाइप मैंने आपको बताया, थर्ड टाइप इज़ हिपैटिक जॉन्डिस। थर्ड टाइप कौन सा है, थर्ड टाइप इज़ हिपैटिक जॉन्डिस। एंड हिपैटिक जॉन्डिस को जो है वो आपका इंट्रा हिपैटिक जॉन्डिस भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंट्रा हिपैटिक जॉन्डिस। एंड इसमें आपका अनकंजुगेटेड, ठीक है, अनकंजुगेटेड एंड कंजुगेटेड, अनकंजुगेटेड एंड कंजुगेटेड, इन दोनों के लेवल्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये बेसिकली आपके तीन मेन टाइप्स के जॉन्डिस रहते हैं। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ कोडीन इज। तो एक्टिव मेटाबोलाइट कोडीन का कौन सा है, सो कोडीन का एक्टिव मेटाबोलाइट होता है मॉर्फिन। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो आपके डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स रहते हैं, कुछ आपके प्रो ड्रग्स रहते हैं, ठीक है, प्रो ड्रग्स रहते हैं, कुछ आपके एक्टिव ड्रग्स रहते हैं, एंड इनएक्टिव ड्रग्स जो हैं उन्हीं को प्रो ड्रग्स कहा जाता है, ठीक है, आइदर एक्टिव होगा या फिर इनएक्टिव होगा। जो आपका इनएक्टिव ड्रग है, ठीक है, इनएक्टिव ड्रग है, तो उसे प्रो ड्रग कहा जाता है। प्रो ड्रग मीन्स, ठीक है, प्रो ड्रग मीन्स एक ऐसा ड्रग जो कि आपकी ओरिजिनल फॉर्म में जो भी आपकी उसकी डोजेज फॉर्म है उसमें वो इनएक्टिव फॉर्म में, मीन्स कोई एक्शन शो नहीं करेगा, लेकिन बॉडी में जाने के बाद डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू जब वो जाएगा तो उसमें वो आपका एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन वो आपका यूटिलाइज होगा। दूसरे जो टाइप आते हैं वो आपका जो आप ड्रग दे रहे हैं वो ड्रग भी आपका एक्टिव फॉर्म में है, एंड जब वो बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंडर वो जाएगा एंड वो एक दूसरे कंपाउंड में जब कन्वर्ट होगा तो वो दूसरा कंपाउंड भी आपका कैसा होगा, दैट अनदर कंपाउंड इज़ ऑल्सो एक्टिव कंपाउंड। तो इस पर्टिकुलर केस में जो है वो आपका कोडीन भी एक्टिव ड्रग है, जो कि आपका एज एन एंटी टर्सिव यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड एज एंटी टर्सिव। एंड जो आपका मॉर्फिन है दैट इज़ ऑल्सो एन एक्टिव ड्रग, ठीक है। सो जो आपका मॉर्फिन वो आपका एनाल्जेसिक की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो ये डिफरेंट आपके यूजेज रहते हैं। अभी हम कुछ ड्रग्स के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि आपका डाइजॉक्सिन है, ठीक है, डाइजॉक्सिन ये आपका एक्टिव मेटाबोलाइट है। एक्टिव मेटाबोलाइट इज डाइजॉक्सिन एंड किसका एक्टिव मेटाबोलाइट है, तो इट इज़ एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ डिजिटॉक्सिन, ठीक है, किसका है, डिजिटॉक्सिन का एक्टिव मेटाबोलाइट ये रहता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स के बारे में देख लेते हैं। सो दो तीन हम ड्रग्स देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इसमें एक ड्रग आता है आपका स्पाइरोनोलेक्टोन, ठीक है, स्पाइरोनोलेक्टोन जो कि आपका पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक कैटेगरी में आता है। एंड स्पाइरोनोलेक्टोन का जो एक्टिव मेटाबोलाइट रहता है दैट इज़ कैनरीनॉन, ठीक है, कौन सा रहता है, इट इज़ कैनरीनॉन। दूसरे ड्रग की बात करूँ तो दूसरा आपका एमीट्रिप्टिलिन है, ठीक है, एमीट्रिप्टिलिन, ठीक है, ये आपका एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। एंड इसका एक्टिव मेटाबोलाइट कौन सा होता है, इट इज़ नॉरट्रिप्टिलिन, ठीक है, ये आपका रहता है नॉरट्रिप्टिलिन। देन एक ड्रग और मैं बात करूँ इमिप्रामिन की, ठीक है, इमिप्रामिन। तो इमिप्रामिन एक्टिव ड्रग है एंड इसका एक्टिव मेटाबोलाइट कौन सा है, सो इट इज़ डेसिप्रामिन, ठीक है, ये आपका रहता है डेसिप्रामिन, ठीक है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जो कि एक्टिव ड्रग्स होते हैं, उनके मेटाबोलाइट्स भी एक्टिव फॉर्म में रहते हैं। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच फेज ऑफ इंटरफेज द सेल साइकिल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। तो सेल साइकिल के दो फेज़ मेन रहते हैं, एक आपका इंटरफेज रहता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, एंड दूसरा आपका माइटोसिस फेज़ रहता है, ठीक है। सो इन दोनों फेजेस में जो है वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। जो आपकी एक्चुअल डिवीज़न है वो आपकी माइटोसिस फेज़ में रहती है, एंड सिंथेसिस जो पूरा डिवीज़न के लिए जो पूरा वर्क रहता है वो आपका इंटरफेज़ में रहता है। तो इसमें आपके डिफरेंट फेज़ हैं। इंटरफेज़ में आपका G1 फेज़ आता है, एस फेज़ आता है, G2 फेज़ आता है। अब बात करते हैं इंटरफेज़ होता क्या है। सो इंटरफेज़ जो है वो आपका सेल डिवीज़न, ठीक है, सेल डिवीज़न के
बीच का जो पीरियड है वो आपका रहता है इंटरफेज। इसमें फंक्शन, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या रहता है, तो इसमें जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स, तो क्रोमोसोम्स जो है वो अंडर लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो आपके विजिबल, ठीक है, विजिबल नहीं होते हैं, ठीक है, वी कैन नॉट सी द क्रोमोसोम्स अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। अब आते हैं जीवन फेज़ के ऊपर। सो जीवन फेज़ क्या है, जीवन फेज़ में आपका मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल जो है वो डुप्लीकेट होता है, अपने मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स को डुप्लीकेट करता है। जो भी मेटाबॉलिकली एक्टिव ड्रग है, ठीक है, एक्टिव सेल है, ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल है, वो अपने आप को क्या करेगा, ये एक्टिव सेल जो है वो अपने आप को डुप्लीकेट करेगा, ठीक है, डुप्लीकेट कर देगा। ये जो भी आपके सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं, ठीक है, सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनल्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्गी बॉडीज होगी, तो जो भी डिफरेंट आपके सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको डुप्लीकेट करेगा, ठीक है। सो ये काम आता है आपका जीवन फेज़ में। देन आपका आता है एस फेज़। सो एस फेज़ में क्या रहता है, एस फेज़ में आपकी रेप्लिकेशन होती है डीएनए की, ठीक है। एस फेज़ में क्या रहता है, एस फेज़ में रेप्लिकेशन होती है डीएनए की एंड सेंट्रोजोम की, एंड सेंट्रोजोम की, यानी कि यहाँ पे आपकी बेसिकली सिंथेसिस जो है वो आपकी एस फेज़ में रहती है। देन आता है आपका जी टू फेज़। जी टू फेज़ जो है इसमें आपकी सेल ग्रोथ होती है, ठीक है, सेल जो है वो ग्रो करता है, एंजाइम एंड प्रोटीन सिंथेसिस कंटिन्यू रहती है, ठीक है, एंजाइम भी कंटिन्यूसली बनते रहते हैं एंड प्रोटीन भी जो है वो कंटिन्यूसली सिंथेसाइज होता रहता है। एंड जो आपका सेंट्रोजोम है, एंड जो आपका सेंट्रोजोम है, सेंट्रोजोम की रेप्लिकेशन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके इंटरफेस के 3 मेन पार्ट्स हैं। तो इसमें हमने देख क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेल इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव, ठीक है, किस फेज़ में आपका सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, जीवन फेज़ में। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एंड जो ये मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल है, ये हमने देख लिया कि ज़्यादातर जो आपके सेल ऑर्गेनल होते हैं उनकी डुप्लीकेशन जो है वो कर देता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द एंगल ऑफ रिपोज इज लेस देन 25, टाइप ऑफ फ्लो इज कंसीडर्ड एज। तो अगर एंगल ऑफ फ्लो 25 से कम है तो एंगल ऑफ रिपोज, तो टाइप ऑफ फ्लो जो है वो कैसा कंसीडर किया जाएगा, सो द फ्लो विल बी एक्सीलेंट। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आपका रहता है एंगल ऑफ रिपोज का, दैट इज़ tan थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन आर, ठीक है। इससे आप एंगल ऑफ रिपोज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एच क्या है, एच आपका बेसिकली हाइट रहती है। जब आप किसी फ्लैट सरफेस पे ऊपर से आप पाउडर को पोर करेंगे तो यहाँ पे एक ऐसा कुछ पहाड़ सा बन जाएगा, ठीक है, इस टाइप से पहाड़ बन जाएगा। तो ये जो हाइट रहेगी ये आपकी एच आएगी, एंड आपका रेडियस ऑफ बेस ऑफ पाइप। अब जो यहाँ पे ये सरफेस ऐसे सर्कुलर में सरफेस आएगा तो उसका रेडियस जो है, रेडियस आपका क्या रहेगा, दैट विल बी आर, ठीक है। अब इसमें इसकी रेंज वैल्यूज़ जो हैं वो मैटर करती हैं कि कैसा टाइप का फ़्लो होगा। अगर आपका लेस देन 25 है देन इट विल बी एक्सीलेंट फ़्लो। अगर आपका 25 टू 30 के बीच में है देन इट विल बी हैविंग गुड फ़्लो। अगर आपका 30 टू 40 के बीच में है देन इट विल बी पासेबल। एंड अगर ग्रेटर देन 40 है तो उस केस में फ्लो ऑफ पाउडर जो है वो वेरी पुअर रहेगा, ठीक है। सो ये आपका हो गया एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। अब भी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनहिबिटर ऑफ प्रोलैक्टिन रिलीज। प्रोलैक्टिन रिलीज के इनहिबिटर्स को आइडेंटिफाई करना है। तो इट इज़ ब्रोमोक्रिप्टिन, इट इज़ एन इनहिबिटर ऑफ प्रोलैक्टिन रिलीज। सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा ब्रोमोक्रिप्टिन के अलावा कुछ और ड्रग्स हैं जो कि प्रोलैक्टिन रिलीज़ को इनहिबिट करते हैं, जैसे कि कैवेरगोलिन, ठीक है, जैसे कि आपका कैवेरगोलिन ड्रग हो गया, ठीक है, या फिर एपोमॉर्फिन हो गया, ठीक है, एपोमॉर्फिन। तो ये ड्रग्स जो हैं वो आपके प्रोलैक्टिन रिलीज़ को इनहिबिट करते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सोमेटोस्टेटिन की, तो सोमेटोस्टेटिन जो है वो आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ को इनहिबिट करता है, ठीक है। देन बात करूँ मीटोक्लोप्रामाइड की, तो मीटोक्लोप्रामाइड जो है ये भी आपका प्रोलैक्टिन रिलीज़ को, ठीक है, यहाँ पे इनहिबिटर था, लेकिन मीटोक्लोप्रामाइड जो है वो आपके प्रोलैक्टिन रिलीज़ को एनहांस करता है, ठीक है, बढ़ाता है, ठीक है। देन आगे आपका रिसर्पिन। तो रिसर्पिन जो है ये भी आपका क्या करता है, ये भी आपका प्रोलैक्टिन रिलीज़ को
बढ़ाता है। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनहिबिटर्स एसोसिएटेड विद द एंटीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स एंड रिलेटेड ड्रग्स। सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग मिक्सचर इज और आर ऑफ इरिवर्सिबल नेचर। इनमें से कौन सा मिक्सचर इरिवर्सिबल नेचर का होता है? सो इट इज़ द पॉजिटिव मिक्सचर विच इज़ इरिवर्सिबल इन नेचर। सो ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है। अब आपके बेसिकली तीन मेन टाइप्स के मिक्सचर होते हैं, आइदर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या फिर न्यूट्रल मिक्सचर्स रहेंगे। अब इसमें पॉजिटिव मिक्सचर का हमने देख लिया, इरिवर्सिबल इन नेचर होता है और इसमें इरिवर्सिबल मिक्सिंग होती है और फॉर्म्ड फ्रॉम गैस एंड मिसिबल लिक्विड बाय डिफ्यूज़न प्रोसेस। किस प्रोसेस से होता है? इट इज़ बाय द डिफ्यूज़न प्रोसेस। यहीं पे अगर मैं नेगेटिव मिक्सचर की बात करूं तो नेगेटिव मिक्सचर में आपकी एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड रहती है, एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है मिक्सिंग के लिए एंड ये आपका डिफ़िकल्ट होता है प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, डिफ़िकल्ट होता है ये प्रिपेयर करने के लिए। देन थर्ड आता है आपका न्यूट्रल मिक्सचर्स। तो न्यूट्रल मिक्सचर्स जो हैं इट इज़ नाइदर मिक्सिंग नॉर डी मिक्सिंग। ठीक है, ना ही इसमें मिक्सिंग होती है ना ही डी मिक्सिंग होती है। मीन्स इसमें कोई भी टेंडेंसी नहीं है टू मिक्स स्पॉन्टेनियसली या फिर और टू सेग्रीगेट व्हेन मिक्स। ठीक है, तो ये आपका रहता है न्यूट्रल मिक्सचर्स। तो इसी के साथ में हमारे आज के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।